आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। 23 जुलाई के मैंने स्किप किए हैं एक्चुअली, मतलब वैसे एक दिन के स्किप किए क्योंकि वो लगभग लगभग सेम ही थे, ठीक है ना। तो परसों के स्किप किए हैं तो कुछ था नहीं खास, तो इसी में मैंने कंबाइन कर दिए हैं। तो हम ये सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायसन स्फीयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो लक्ष्य बैच है आप उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। एक साल का कोर्स सिर्फ 10,000 रुपए का, इतनी शानदार क्वालिटी कहीं नहीं आपको मिलेगी। और साथ ही साथ 600 रुपए का जो आंसर राइटिंग कोर्स है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। कैसे आंसर लिखना है, टेलीग्राम ग्रुप, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, वो सब हम करवाएंगे। तो पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये भी जो आपको दिख रहा है ना, ये भी हम बिल्कुल जैसे आंसर राइटिंग होता है इसमें इसी तरीके से हम करते हैं। तो एक्चुअल साइंटिस्ट ने कहा है कि हम डायसन स्फीयर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या है अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये 50 लाख तारों को देखेंगे। 1000 लाइट ईयर्स, आप समझ सकते हो, जो धरती से 1000 लाइट ईयर की दूरी पे हैं। अरबों साल, मतलब अरबों, मतलब बहुत दूर, ठीक है। ये हिसाब किताब है। तो फाइंडिंग्स बता रही है कि यहां पे 7 स्टार्स हैं जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस हमको देखने को मिली है। इसका मतलब वहां पे डायसन स्फीयर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डायसन स्फीयर होता क्या है। देखिए, ये फ्रीमैन डायसन, जितनी भी ये आपको दिख रही है ना चीजें, मतलब दिख क्या रही है, आप जो सुनते हैं, यूनिट्स का नाम सुनते हैं या कोई स्पेस में डिस्कवरी होगी, ये आमतौर पे साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा जाता है। ये उन साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है जिसने इसको डिस्कवर किया। तो 1923 से 2020 तक फ्रीमैन डायसन जिंदा थे। लगभग 97 साल तक जिए भाई, कमाल। पहले के लोग इतना ही जीते थे। अब इन्होंने बोला है कि देखिए, जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन है वो क्या करते हैं, एक स्टार की पूरी एनर्जी को हार्नेस करते हैं। एडवांस सिविलाइजेशन वुड नीड टू हार्नेस द इंटायर एनर्जी आउटपुट ऑफ अ स्टार। एक स्टार की, एक तारे की पूरी एनर्जी को हार्नेस करते हैं, यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सोलर कलेक्टर्स से, जो कि एक स्फीयर में होता है। सर्कल 2D में है, 3D में स्फीयर है। स्फीयर में आप सौर जो कलेक्टर्स हैं, सोलर, वो लगा दो और एक स्टार की, एक तारे की पूरी एनर्जी ले लो, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये जितनी एडवांस सिविलाइजेशन, मतलब एलियंस की बात हो रही है यहां पे। तो अब बात ये है कि ये जो स्फीयर है, डायसन स्फीयर है, इससे निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। और जो डिस्कवरी होती हैं वो लाइट और रेडिएशंस के थ्रू ही होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप कहीं खड़े हुए हो, ठीक है ना, और आपके पास समुद्र की लहरें आई, ठीक, आप बीच पे खड़े, समुद्र की लहरें आई। अब ये जो लहरें हैं ये इंडिकेट करती है कि एक बहुत बड़ा समुद्र रहा है, बहुत बड़ा समुद्र है। ऐसे ही जो रेडिएशंस हैं वो दूर दूर से चल के आती हैं। जो तारे हैं और जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो रेडिएशन एमिट करती हैं। तो उससे हमको ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो है इस दुनिया में, ठीक है। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब तो साइंस बहुत डेवलप हो गई है, तो इसको हम बता देते हैं कि वो तारा है या ब्लैक होल है या मीटेरॉइड है या एस्टेरॉइड है, जो भी है। एस्टेरॉइड मीटेरॉइड तो क्या, वो तो विजिबल ही होते हैं। वैसे आज नासा ने बताया कि एक बहुत तेजी से एस्टेरॉइड धरती की तरफ आ रहा है, धरती से टकराएगा नहीं, टकरा भी सकता है, अब क्या बताएं, फिर हम ही कवर करेंगे अगर बचे तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ होती है। ओके, अब आर्टिकल 361 पेपर 2 सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए, गवर्नर की यहां पे बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, 19 जुलाई को एक डिसीजन दिया है और बोला है कि ठीक है, जो इम्यूनिटी गवर्नर को दी गई है हम उस पर बात करेंगे। यहां पे एक्चुअली क्या था कि जो गवर्नर के ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकते, गवर्नर को बहुत तरीके की इम्यूनिटी दी जाती है, राइट। एक तरीके से ये शील्ड है। तो आर्टिकल 361 ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को शील्ड करता है कि आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, और जो भी आप करें जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी आपके पास, कोर्ट आपके ऊपर केस नहीं चलाएगी। अब अगर ऐसा होगा तो एक जो देखिए, क्योंकि अब जो प्रेसिडेंट होता है वो देश का राजा है, प्राइम मिनिस्टर तो उसके लिए काम करता है संविधान के हिसाब से, और गवर्नर राज्य का राजा है, सीएम उसके बिहाफ पे काम करता है।
तो अब राजाओं के ऊपर अगर ऐसे केसेस चलाए जाएंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अब देखिए, अगर गलत किया है तो चलाना ही चाहिए, बट हर वक्त अगर मान लीजिए तो कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा केस करके चला जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे काम करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए जो हमारे सरकारी बाबू हैं, जैसे आईएएस हो गया, पीएम पे भी हो सकता है केस, लेकिन आईएएस और ये गवर्नर प्रेसिडेंट इनको नहीं, इनको इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी, कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है इनसे। अब बैकग्राउंड ये है कि 3 जजेस की बेंच, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा इन्वॉल्व हैं। पिटीशन फाइल की थी एक फीमेल इंप्लॉय वेस्ट बंगाल राजभवन यानी कि गवर्नर हाउस में। अब उन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, और यहां पे महिला कहती है कि मेरे साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया। अब भैया अगर ऐसा है तो फिर ये तो कोर्ट में मामला चलेगा, सेक्सुअल असॉल्ट एक बहुत बड़ा आरोप होता है। लेकिन आर्टिकल 361 कहते हैं कि भैया प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अरेस्ट या फिर जेल ये नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंटरप्रेट करेगा। कोर्ट का ना काम क्या होता है, इंटरप्रेट करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, और एक एक चीज जो है वो देखेगा। पेटिशनर बोलते हैं कि अगर आप बोस पे एक्शन नहीं लेंगे, गवर्नर पे आप एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो उनके राइट्स का हनन है, गलत है ये, और तब तक एविडेंस भी ये मिटा देंगे। हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स की बात करें तो ये बहुत समय से है। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बिल पेश, मतलब ये संविधान का आर्टिकल जब इस पे डिस्कस हुआ, तो तब तो ये 302 था और बोला कि ये सही है। काफी अच्छी खासी डिस्कशन हुई और फिर इसको डाला गया कि नहीं ये सही है। 2017 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस, उस समय राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह, आप ये समझिए, मतलब कल्याण सिंह वैसे तो उस समय के सीएम थे, लेकिन जब 2017 में 2017 में जो ये पूरा का पूरा केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो डिले हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो गवर्नर से हटेंगे तब केस चलेगा उनके ऊपर। व्यापम केस अगेन एमपी हाईकोर्ट ने बोला कि जो 361 सेकेंड है जो कि प्रोटेक्शन देता है, मैलिशियस कैंपेन आप नहीं चला सकते, लेकिन बाकी अक्यूज्ड के ऊपर, मतलब गवर्नर को छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाकी अक्यूज्ड है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें गवर्नर इन्वॉल्व है, तो 5-6 लोग हैं, तो आप गवर्नर को छोड़ के बाकी लोगों के ऊपर केस चला सकते हैं। तो व्यापम स्कैम में बोला गया। 2006 रामेश्वर प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर के एक्शन है 361 सब आर्टिकल 1, बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इम्यूनिटी है बट एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी है बट हम एग्जामिनेशन तो कर ही सकते हैं, भले सजा ना दे। इंटरनेशनल कंसेप्ट की बात करें तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को रूलिंग दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है फॉर्मर प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, ठीक है ना, लेकिन जो अनऑफिशियल और पर्सनल एक्ट है उसके लिए नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो ऑफिशियल एक्ट्स है, ऑफिशियल एक्ट के तहत उन्होंने किसी को भी कुछ बोला या कुछ कुछ ऐसे सख्त कदम लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अनऑफिशियल एक्ट है, ठीक है, जो आप ऑफिस में नहीं कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे यही कि आप जा रहे हो रोड पे, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो एक पर्सनल एक्ट हो गया, अनऑफिशियल एक्ट हो गया, तो उसके लिए आपको इम्यूनिटी नहीं है। नेशनल कमीशन ऑन कल्चरल मैपिंग, तीसरा हमारा करंट अफेयर्स पार्ट 2 आर्ट एंड कल्चर के लिए, पार्ट मतलब पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने NMCM नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ये लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले तो बताया जाके कि भैया भारत बहुत सारे कल्चर का देश है, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाया जाएगा। लगभग 6.5 लाख गांव की कल्चरल मैपिंग की जाएगी। नेशनल रजिस्टर्स, जितने भी आर्टिस्ट या आर्ट प्रैक्टिस, मान लीजिए कि कोई गांव है वहां पे बहुत बढ़िया कोई क्लासिकल संगीत गा रहा है, ढेरों आर्ट प्रैक्टिसेस वहां पे हैं, तो उसको भी एक उसका रजिस्टर क्रिएट किया जाएगा, है ना। और एक रजिस्टर क्रिएट करने का मतलब ये है कि लिखा जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा अरे हम सीतापुर जा रहे थे तो सीतापुर में तो ये पेंटिंग बड़ी फेमस है ना, वहां पे जा सकते हैं। NCWP नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस, एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप डेवलप की जाएगी। मतलब आप इसको डाउनलोड करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से गांव में कौन सा कल्चर है, कल्चरल मैपिंग जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली जितने भी
वो विलेज जहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, इनहैबिटेड है, ठीक है, सेंसस 2011 में उसको कवर करेंगे। सारे गांव जो बिहार के विलेजेस हैं वो इसमें कवर होंगे। अभी तक आप ये समझिए कि जैसे जो बिहार है उसके लगभग सारे गांव जो है वो कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो हर जगह पे गांव होता है तो ठीक है। क्वाड और ब्रिक्स की बात करते हैं। पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, क्वाड। तो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर जापान में मिलेंगे जुलाई के एंड होने पे 10 महीनों बाद फाइनली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनइफेक्टिव है, कोई भी रिफॉर्म उसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस हैं, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इजराइल जो गाजा पे कर रहा है वो एविडेंट है। फिर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान साथ में आ रहे हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और क्वाड को इसीलिए ही बनाया गया था कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। अमेरिका भी डरा हुआ है, भारत भी डरा हुआ है, मतलब डरा क्या, लेकिन हाँ थोड़ी चिंताजनक तो है ही है। तो अमेरिका ने बोला है कि भाई बहुत जरूरी है कि हम इस पर काम करें। आसियान जो है वो वल्नरेबल है, साउथ चाइना सी एक ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट है। भारत एक्चुअल में, भारत को पता चलेगा कि क्वाड से कुछ खास होना नहीं है, तो भारत बाकी देशों को भी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, या जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे वो भी मेरा दोस्त, तो उनको साथ में लेके आ रहा है। लेकिन भारत को पता है कि क्वाड कितना ज्यादा जरूरी है। अब 2021 में जो बाइडन ने, अब तो जो बाइडन खैर हट ही गए हैं, बोला कि भैया कमला हैरिस जो है वो हमारी जो नॉमिनी होंगी, लेकिन बोला है यहाँ पे, सपोर्ट किया है पूरा जो बाइडन ने कि हाँ हाँ काम करते हैं। ओके, भारत ने एक हाई लेवल वर्चुअल इवेंट जो है वो होस्ट किया था, एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तब बोला कि हम भाई देखिए इंडो पैसिफिक और उसके आगे भी हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर बिल्कुल हम कटिबद्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात करें तो सिर्फ चाइना पे ही फोकस कर रहा है, राइट। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और बहुत और भी स्ट्रैटेजिक एरिया जैसे डिजिटल, टेलीकॉम, हेल्थ, सेमीकंडक्टर, उनको भी देख रहे हैं। डेवलपमेंट जो है, आप ये समझिए कि देखिए इन चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत जो क्वाड पार्टनर्स हैं, जैसे भारत एज अ पार्टनर और एज अ बायलैटरल रिलेशन की भी, जैसे भारत अमेरिका का रिलेशन हो गया, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान, बहुत अच्छे हैं। इन सभी के रिलेशन बहुत बढ़िया हैं। ऑकस और मिलिट्री, अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑकस जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके, अब इसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दी जाएगी, राइट। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक और जो चाइना का डेटरेंस है वो भी। यूक्रेन वॉर जो है उसने नेटो पे फोकस ज्यादा बढ़ा दिया है, राइट। अब ऑकस जो है, जैसे अब देखिए, क्योंकि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो है ही, यूके के भी भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो भारत का जो जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो इससे बिल्कुल अलाइन करता है। लेकिन एक तरीके से भारत अभी भी थोड़ा हेजिटेंट है ना। क्वाड जो है वो आसियान, नाटो नहीं है, और भारत जो है इट्स नॉट अ ट्रीटी एलाई, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का क्वाड में कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर ट्रीटी हमने साइन की हुई है, राइट। तो ये सारी चीजों को हमको देखने की जरूरत है। ब्रिक्स की बात करें तो अब जैसा भारत का जो इंडिपेंडेंट स्टैंस है, जैसे भारत को क्लोज रिलेशन रशिया से भी बनाने हैं, अभी नरेंद्र मोदी रशिया गए, एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन यूक्रेन को देना है। क्वाड मेंबर्स और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं बायलैटरल एंगेजमेंट चाइना के साथ लगातार करते जा रहे हैं, और ब्रिक्स भी, भाई रशिया, आप देख ही रहे हैं कि रशिया चाइना घुस ही गए हैं, तो दिक्कत की बात तो है ही है। एक चैलेंज है इस समय, ब्रिक्स टूटता हुआ दिख रहा है, राइट। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई बहुत जरूरी है कि हम मल्टीलेटरलिज्म को रिफॉर्म करें, हम दोबारा से देखें जो ब्रिक्स समिट 2018 में हुई थी, ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए हमको ब्रिक्स में भी एक्सपैंड करना है। व्लादिमीर पुतिन से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और साथ ही साथ हमको क्वाड को भी बैलेंस करना है। अब हम आते हैं बजट पे फाइनली। तो बजट जो है वो लॉन्च कर दिया गया। बजट पे मैंने 4-5 लेक्चर बना लिए, आई होप आपने चैनल पे देखे ही होंगे। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण ने इंटरिम बजट पेश कर दिया, और क्योंकि भाई अब इलेक्शन के बाद बजट होता है, पहले भी जो फरवरी में बजट आया था बट वो कम था, लेकिन ये बजट पूरा का पूरा, तो बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है।
जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से 75,000 कर दी गई, मतलब सैलरी क्लास को मैक्सिमम 17,500 का फायदा होगा, बट वो न्यू टैक्स रिजीम में है। 1,48,000 करोड़ एजुकेशन के लिए एलोकेट किए गए, एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए गए हैं। ये 9 प्रायोरिटीज हैं, आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, स्किलिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, सपोर्ट MSME, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्रायोरिटीज 9 प्रायोरिटीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर को दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक तरीके से डिजिटल क्रॉप सर्वे खारिफ के लिए किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट में। जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे 5 राज्यों में। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जो श्रिम्प की खेती करते हैं उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा जो है वो दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की बात करें तो इसमें तकरीबन 3 स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, सबसे पहले तो जहां पे सरकार जो है, जैसे मान लीजिए कि EPFO में जब आप पहली बार रजिस्टर करेंगे तो सरकार 3 इंस्टॉलमेंट देगी 15,000 की, और आपको 1 महीने की सैलरी भी देगी। फिर उसके बाद यहां पे एम्प्लॉयर को डायरेक्ट बेनिफिट या दिया जाएगा, और उसके बाद 2 साल बाद, मतलब 2 साल के लिए आपको रीइंबर्समेंट भी 3,000 सरकार करेगी। ओके, साथ ही साथ अपग्रेडेशन होगा, 1000 ITIs उनको अपग्रेड किया जाएगा। आउटकम और क्वालिटी, मतलब स्टेट और इंडस्ट्री के साथ मिलके क्वालिटी और रिजल्ट पे फोकस किया जाएगा। इंटर्नशिप देगी भाई सरकार, जो टॉप 400 कंपनी है अगर आप में उनकी सैलरी लगती है तो आपको 5,000 रुपए इंटर्नशिप मिलेगी, बहुत बढ़िया। वुमेन और स्टूडेंट्स की बात करें तो उस पर काफी फोकस है। हॉस्टल्स, वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। मॉडल स्किल लोन स्कीम जो है वो रिवाइज की जाएगी 7.5 लाख रुपए के करीब। ई वाउचर्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो दी जाएंगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, 63,000 विलेज जो है वो कवर किए जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए 3 लाख करोड़ जो है वो औरतों और वुमेन्स एंड गर्ल्स को दिए जाएंगे। और इसमें भारत इंडियन पोस्ट पेमेंट्स ब्रांच, मतलब 100 ब्रांचेस जो है वो सेटअप की जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे लिए काम होगा। मुद्रा लोन जो तरुण कैटेगरी का है वो 10 लाख से 20 लाख हो गया है। ट्रेड जो प्लेटफॉर्म है उसको 500 करोड़ से 250 करोड़ पे रिड्यूस कर दिया गया है। ई कॉमर्स स्ट्रीट हब्स जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है ना, मतलब सॉरी एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे PPP मॉडल पे। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो लगभग 14 जो बड़े शहर हैं जिसमें 30 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास जो है PM आवास योजना के तहत वो कवर किया जाएगा। साथ ही साथ रीडेवलपमेंट, जो एग्जिस्टिंग सिटीज है उनका रीडेवलपमेंट होगा। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें 1,28,000 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 14 लाख एप्लीकेशंस अभी तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आ गई है। ये चीज है जिसके तहत पंप स्टोरेज पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी, ठीक है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 11,11,000 करोड़ के करीब जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 3.4% हमारी GDP का वो दिया जाएगा, इतना ज्यादा, राइट। तो ये हिसाब किताब है कि बिहार को 26,000 करोड़ जो है वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पटना पूर्णिया हाईवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर, वैशाली दरभंगा स्पर्स और 2 लेन ब्रिज जो है वो गंगा बक्सर पे बनाया जाएगा। और 15,000 करोड़ जो है वो आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, ठीक है ना। इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उसमें भी लगभग 1 लाख करोड़ का प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च और इनोवेशन को दिए गए हैं। वेंचर कैपिटल फंड जो है वो 1000 करोड़ के करीब जो है वो बना है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जन विश्वास बिल 2 लाया जाएगा। टेक्नोलॉजी लाई जाएगी ताकि जो इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन है वो जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है ना। बाकी देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, और इसकी PPT आपको मिल ही जाएगी। बजट मैंने ऑलरेडी स्टडी ग्लोस पे कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी PPT आपको हमारी वेबसाइट studygloss.com, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, राइट। माइनर्स के लिए NPS वात्सल्य जो है वो लॉन्च की गई है। IT की बात करें तो सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स जो है इन 1960 में इसको रिव्यू किया जाएगा, ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 12.5% हो गया है, नहीं सॉरी 20% हो गया, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% पे है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए जो करा दी गई है। और ये आप देख सकते हैं नई टैक्स स्लैब,
ये न्यू टैक्स रिजीम में कि 3 से 7, पहले 3 से 6 था, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 से 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20 और उसके बाद 30, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो है वो मेडिसिन पे वो हटा दी जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी मोबाइल फोन, चार्जर, इन सब पे हटा दी जाएगी, यानी कि एक तरीके से मोबाइल फोन जो है वो सस्ते होंगे, राइट। तो ये लेक्चर था। और बजट मैं फिर से बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।